You have most welcome to our channel Unlearning। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में आप लोगों से अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा किया था। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में अच्छे से और विस्तार से बता दिया था। चलिए आइए बिना देर किए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के परिवार को आर से सूचित किया जाता है। इसके परिवार में जितना भी परिमेय संख्या है, जैसे 0, -1, -5, 6, 1/2, √2 यानी अपरिमेय संख्या, √3/2, पाई, 22/7 इत्यादि। यानी वास्तविक संख्या जो है ये बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को रखा गया है। इसलिए वास्तविक संख्या का हम डेफिनेशन कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। द फैमिली ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। यानी वास्तविक संख्या के परिवार को आर से सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसेट की परिभाषा में, जो कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था सबसेट के बारे में, जब एक परिवार का पूरा सदस्य, जैसे कहने का मतलब जितने भी गिनती की संख्या है वो सबके सब पूर्ण संख्या है, और सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, और सभी परिमेय संख्या जो है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। यानी कहने का मतलब नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है, और पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर है, और पूर्णांक संख्या जो है वो परिमेय संख्या के अंदर है, और परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या के अंदर है। यानी वास्तविक संख्या का जो परिवार है उसके अंदर में आपको एक चीज़ और ख्याल रखना है। जैसे मान के चलिए कि ये पूरा जो है क्षेत्र वास्तविक संख्या का है। इसमें जितना भी गिनती की संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न यानी फ्रैक्शन, उसके साथ साथ आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के परिवार को
IR से सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या जो है ये बहुत बड़ा फैमिली है। इसके अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके साथ साथ भिन्न, ये सब के सब आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती है। प्यारे बच्चों, जितना भी हम लोग कहते हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ये सब के सब प्राकृत संख्या के ब्रांच हैं। यानी प्राकृत संख्या के परिवार से ही आता है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या के परिवार के अंतर्गत जो दो बड़ा ग्रुप है, परिमेय और अपरिमेय। जितने भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, भिन्न है, वो सबके सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अर्थात ये पूरा का पूरा जो संख्या है, ये सबके सब वास्तविक संख्या है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा दशमलव प्रसार की बात करते हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जब शांत और अशांत आवर्ती रहता है दशमलव प्रसार, तब हम उसको कहते हैं परिमेय संख्या। और जब सिर्फ अशांत अनावर्ती रहता है, तब उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आइए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे 0.357, ये जो दशमलव रूप है ये आपका शांत है। और इस केस में आपसे अगर पूछते हैं संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है परिमेय संख्या। और जब आप देखिएगा 0.353535 एंड सो ऑन, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.35 पर रेकरिंग। प्यारे बच्चों, जब इस तरह का दशमलव प्रसार दिखे तो आपको बताना है अशांत आवर्ती। और इस केस में आपसे पूछे कि ये संख्या कौन सी है, तो बताना है परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम अगला उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे आपको दिया रहे 0.35 335 3335 एंड सो ऑन। जब आपको इस तरह का दशमलव रूप दिखे तो आपको बताना है अशांत अनावर्ती, यानी इस केस में संख्या का जो नाम है वो हो जाएगी अपरिमेय। इसी तरह से कुछ उदाहरण और हम बता देते हैं। जैसे 0 या 10.01 001 001 एंड सो ऑन। तो ये जो
संख्या है, दशमलव रूप, सबसे पहले इस दशमलव रूप का नाम क्या है? अशांत अनावर्ती। और जब अशांत अनावर्ती है तो इस केस में संख्या कौन सी है? तो अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद जैसे 11.3578 35758 इस तरह का जब दशमलव रूप दिखे तो ये सबसे पहले दशमलव रूप का नाम क्या लिखेंगे? शांत, और संख्या हो जाएगी इस केस में परिमेय। इसी तरह से जैसे 11.3555 एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 11.35 और 5 पर रेकरिंग। जब भी रेकरिंग दिखे तो दशमलव रूप का नाम होगा अशांत आवर्ती, और इस केस में ये संख्या कौन सी है? परिमेय। अर्थात आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस शांत और अशांत आवर्ती दशमलव रूप वाले संख्या को परिमेय कहते हैं, और अशांत अनावर्ती दशमलव रूप वाले संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, दो बातों को याद रखना है। शांत या अशांत आवर्ती दशमलव रूप वाले संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद अशांत अनावर्ती दशमलव रूप वाले संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की। प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक जो है वो आपको समझना है कि यदि परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत हो तब उसे बिना भाग दिए दशमलव रूप में करने का तरीका। जैसे मान के चलिए कि 7/8 है, तो यहाँ पर आप जब इसका चेक करेंगे दशमलव रूप, तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो चेक करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। प्यारे बच्चों, जब हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, इसलिए 7/8 का
दशमलव प्रसार शांत है। अब जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसे हम बिना भाग दिए दशमलव में कैसे करेंगे? मेरा कहना आपसे यही है, इसलिए ये एक नया टॉपिक देकर के हम आपको बता रहे हैं। तो 7/8 का जो हर है वो हर है 8। तो जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कहने का मतलब 2 पर पावर 3 आया। प्यारे बच्चों, जब हमें दशमलव में करना है तो ध्यान रहना चाहिए कि हमने बताया था कि 2 का साथी है 5। चूँकि 2 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो 10 होती है, और जब किसी संख्या के हर में 1 पर 0 वाला नंबर रहता है तो उसको हम लोग दशमलव में आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं कि दशमलव जो देना है वो देखते हैं कि 1 पर कितना 0 है। जैसे इसमें आप देखो 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव इसमें बैठा देंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसके गुणनखंड में तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर जब हम इसको करना चाहते हैं तो जितना इसमें 2 है उतना ही 5 इसमें अपने मन से गुना करेंगे। ठीक है। अब जब हम 5 पर पावर 3 से हर में गुना किए तो ये चीज़ तो पहले से नहीं था, 5 पर पावर 3 पहले इससे इसमें नहीं था। इसीलिए जब हम एक्स्ट्रा चीज़ से गुना किए हैं तो इतना से हमें ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, यानी इसके अंश में भी गुना करना पड़ेगा 5 पर पावर 3 से। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हम लोग का प्राप्त हो गया 7 गुना 5 पर पावर 3 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3। अब 7 गुना 5 पर पावर 3 करेंगे तो 5 गुना 5 यानी 3 बार, तो 25 पंचे 125 बटे नीचे में आप देखो यहाँ पर कि पावर समान है। तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, या नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं। जैसे 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर, माफ़ कीजिएगा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पावर समान है, तो जब पावर समान रहता है तो आधार में गुना हो जाता है और पावर जो समान है वो बैठा देते हैं। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो कि पावर समान है, तो दोनों आधार में गुना हो जाएगा, 2 गुना 5 और पावर जो सिंगल है 3 वो बैठा देते हैं। अब 7 से ऊपर गुना करेंगे, 7 पंचे 35 बाकी 3, 7 दूना 14 3 17 बाकी 1, 7 एकम 7 1 8 बटे 2 पंचे 10 और इस पर पावर 3 है तो 875 बटे 10 पर पावर 3, तो यानी 3 बार गुना। प्यारे बच्चों 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बैठा देना है। ठीक है, 3 अंक 1 2 3, 1 2 3 दशमलव बैठा दिए, हो गया। यही हुआ बिना भाग दिए दशमलव में करने का तरीका। जैसे एक और हम लेते हैं उदाहरण इस पर, सैंतीस बटे 50। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो शांत है या नहीं ये चेक करने के लिए हर का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने पाया हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 गुना 5 यानी 2 और 5 दोनों हैं, इसीलिए ये क्या है, शांत है। अब इसे दशमलव में करना है तो 37 बटे 2 गुना, यानी यहाँ पर जो है हमारा 37 बटे 50 है। तो जब हमने 50 का गुणनखंड किया तो 2 गुना 5 गुना 5 आया, तो यहाँ पर 37 बटे 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर में 2 है, यानी 1 2 है, और 5
ये 2 है, तो दोनों को समान करना है तो 1 2 और चाहिए। तो जब हम अपने मन से हर में 1 2 से गुना करेंगे तो उतना से हमें ऊपर में भी करना है। कर दिए, तो ऊपर में हो गया 37 दूनी 74 और नीचे में 2 पर पावर 1 2 पर पावर 1, तो दोनों हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, तो ये हो गया 74/2 गुना 5 पर पावर 2, यानी पावर समान तो आधार में गुना। और इस तरह से आ गया 74/10 पर पावर 2, 10 पर पावर 2 यानी 2 बार 10 को गुना, 2 अंक के बाद 0.47, तो ये हो गया 0.74। आशा करते हैं कि आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब आप लोग एक्सरसाइज 1.4 का जो प्रश्न है उसको आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे हम तो बाद में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक को और कर लेते हैं। सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टॉपिक में आपको कुछ बातों को समझना है, वो पहले हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर हम आपसे चर्चा करते हैं आगे। तो आइए समझिए, एक मस्त टॉपिक है ये कि जब p² 2 से विभाज्य हो तब p भी 2 से विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखो कि 16 माने 4 का स्क्वायर, 16 यानी 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है। इसीलिए 4 यानी 4 भी 2 से विभाज्य है। कहने का मतलब आपसे मोटा मोटी हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि जब x² y से विभाज्य हो, विभाज्य माने कि भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता हो, तब x भी y से विभाजित होती है। इस बात का ख्याल रखें। यानी कहने का मतलब, फिर से मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे 64 यानी 8 का स्क्वायर 4 से विभाज्य है। इसीलिए 8 भी 4 से विभाज्य है। आप देख सकते हो 8 का स्क्वायर माने 64, तो 64 को जब हम 4 से भागा देते हैं तो ये 16 मरतबे कट जाएगा। तो जब 64 4 से विभाज्य है तो 64 अर्थात 8 का स्क्वायर, तो 8 भी 4 से विभाज्य है। यानी 8 को 4 से भागा देते हैं तो 2 बार में लग जाती है। तो आपसे मैं यही कह रहा था, ठीक है। अब इसके बाद एक बात को और समझना है प्यारे बच्चों। वो बात क्या है, हम सभी जानते हैं कि 10 को जब हम 2 से भाग दें, दस को जब हम 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाती है। यानी 10 को जब हम 2 से भाग देते हैं ये पूरा पूरा कट गया। लेकिन जब यही 10 को 3 से भाग देते हैं
तो ये पूरा पूरा नहीं कटती है। तो जब पूरा पूरा कट जाए तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि 10 का एक गुणनखंड 2 है, और यहाँ पर इसमें 10 को 3 से भाग दिया तो पूरा पूरा नहीं कटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का गुणनखंड 3 नहीं है। यानी जो यहाँ पर 10 का गुणनखंड है वो 3 नहीं है। 10 का गुणनखंड 3 नहीं है। प्यारे बच्चों हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे 16 को जब हम 4 से भागा देते हैं तो ये आपका पूरा पूरा कट जाता है, तो 16 का गुणनखंड 4 है। लेकिन जब हम इसी 16 को 7 से भागा दें तो 16 में 7 से पूरा पूरा भागा नहीं लगता है, यानी इसमें जो है शेष 2 बच जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 का गुणनखंड 7 नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ और ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? जैसे हम कहते हैं कि 16 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब हुआ कि हम 16 बराबर लिख सकते हैं 4 गुना 4। इसी तरह से जब हम कहें कि 12 3 से विभाज्य है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 बराबर 3 गुना 4। यानी कहने का मतलब कि 3 से विभाज्य है तो आखिर 3 से उसमें 4 टाइम्स में भाग लग जाता है। जैसे हम कहें कि 15 5 से विभाज्य है, तो जब यहाँ पर 15 5 से विभाज्य है तो हम इसको लिख सकते हैं 15 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो 3 बार में लगेगी, प्लस शेषफल तो पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0। इसीलिए डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे 15 बराबर 5 गुना 3। यानी मोटे तौर पर आपसे हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम बोलेंगे P 2 से विभाज्य है, तब P बराबर 2 से, यहाँ पर P तो हम जान नहीं रहे हैं कि कौन सी संख्या है, लेकिन इतना जान रहे हैं कि P 2 से विभाज्य है। मान के चलिए कि K बार में 2 से विभाज्य है, तो इसीलिए P बराबर लिखेंगे 2K, यानी भाजक गुना भागफल, जोड़ शेषफल तो शेषफल तो यहाँ पर 0 होगी। इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि जब हम बोलें P
ए से विभाज्य है तब P बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक यानी A गुना भागफल। तो अब तो जानते नहीं है कि P कौन सी संख्या है, A कौन सी संख्या है, लेकिन इतना जान रहे हैं, इतना इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A जो है P को विभाजित करती है, यानी P A से विभाज्य है। तो मान के चलो कि K बार में विभाज्य है, विभाज्य का मतलब पूरा पूरा काट के, तो तब हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर यानी P बराबर भाजक यानी A गुना भागफल यानी K बार में। तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं P बराबर AK, जहाँ K कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह से जब हम बोलें कि X Y से विभाज्य है, तब हम x बराबर लिख सकते हैं, यानी x y से विभाज्य है, यानी x में y से भागा देंगे तो मान के चलिए कि p बार में लगा या z बार में लगा या k बार में लगा, ठीक है, और ये पूरा पूरा काट दिया। अर्थात भाज्य बराबर यानी x बराबर भाजक गुना भागफल यानी y गुना p, अब प्लस शेष फल, तो शेष फल कट गया तो जीरो। यानी डायरेक्ट इसको आप लोग समझिए कि जब आपको कहे कि x y से विभाज्य है तो डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर y इंटू पी। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसीलिए ध्यान से समझिए कि जब हम बोलें x 2 से विभाज्य है, तब यानी x 2 से विभाज्य यानी x में 2 से भागा देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता। मान के चलिए कि k बार में कटा, तो यहाँ पर भाज्य बराबर यानी x बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है, तो भाजक यहाँ पर 2 है, गुना भागफल यानी k है, अब प्लस शेष फल, तो शेष फल तो कट गया तो जीरो होगा। तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे कि जब x 2 से विभाज्य है तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे x बराबर 2 इंटू के। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग, यहाँ पर k क्या है, भागफल है, वो कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सब यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों, आपसे हम चर्चा करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए इसमें हम लोग एक विधि का यूज करते हैं, उस विधि का नाम है विरोधाभास। इंग्लिश में कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे उल्टा, और परिमेय संख्या के आधार पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं और हमें उसमें कहीं गलती आ जाती है, तब हम लिखते हैं ये जो हमारा गलती आया है ये गलत मानने के कारण आया है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको अब हम समझाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिभाषा से, तो यहाँ पर परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या की परिभाषा चलेगा, तो परिभाषा से हम लिख सकते हैं P/Q बराबर √2, जहाँ
P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है वो होता है कि P बटे Q रूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q जो है उसमें कोई भी कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी P और Q में, यानी P के गुणनखंड में और Q के गुणनखंड में अगर एक कॉमन है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए। यही है परिमेय संख्या का जो है मूल यानी मानक रूप। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं हम, इसमें ध्यान से समझिए कि P बटे Q बराबर √2 है, तो रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करने पर लिखते हैं। तो जब हम इस बगल में वर्ग करेंगे तो P बटे Q का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूट का स्क्वायर जो होता है वो रूट हट जाता है, यानी सिर्फ a होता है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ पर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, यहाँ रूट हट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। और इस बगल में बटे में Q स्क्वायर है, ये बटे में है, उसको उधर कर देंगे तो गुना में हो जाएगा। तो इस प्रकार से P स्क्वायर बराबर, इसको उस बगल में कर दिए, गुना में हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई संख्या 2 या अधिक संख्या के गुना के रूप में रहता है तब ये वाला जो संख्या है प्रत्येक से विभाज्य होगा, यानी 2 से भी और 3 से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक संख्या 2 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। तो हम कह सकते हैं P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य है। और जब P 2 से विभाज्य है तो P का एक गुणनखंड दो है। अब हम इसके बाद आपसे बात करते हैं कि चूंकि P 2 से विभाज्य है, तो प्यारे बच्चों जब P 2 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं P बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो मान के चलिए K बार में लगा, तो जहाँ K कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर जो हमें आया है P बराबर 2K, इसको क्या करते हैं समीकरण 1 में हम P के जगह पर रख देते हैं। तो इसके बाद लिखते हैं अब P बराबर 2K समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में है P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम P के जगह पर रखेंगे 2K, तो 2K का स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। तो बाएं बगल में हो गया 2 दूनी 4K स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। तो 2 से ये कट गया 2 बार में, तो ये आ गया 2K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो इसी को हम सीधा करके लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। तो हमने बताया कि जब कोई संख्या, जैसे मान के चलिए कि 12 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में है,
या 2 से अधिक संख्या के भी गुणनफल के रूप में हो सकता है। तो प्रत्येक यानी 4 भी 12 को विभाजित करता है और 3 भी करता है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो एक संख्या 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि क्यू भी 2 से विभाज्य है। जब क्यू 2 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि क्यू का एक गुणनखंड 2 है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम पाते हैं कि P और Q दोनों का एक गुणनखंड 2 है। यानी इसी को हम कह सकते हैं P और Q दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 उभयनिष्ठ है। जबकि हमने माना है कि P और Q में कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो लिखते हैं इस प्रकार हमारा मानना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जब हमें परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम उसको क्या करते हैं, जब हमें √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तब हम उसको उल्टा यानी परिमेय मान लेते हैं और परिमेय के परिभाषा के अनुसार हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि परिमेय संख्या की परिभाषा जो है उसका मूल जो परिभाषा है वो है P और Q उसमें पूर्णांक होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद अंश और हर में माने P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, P और Q के गुणनखंड में एक के अलावे कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का ख्याल रखें। जबकि हमने इसको तोड़ा तो हमने पाया कि P और Q दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 है। अर्थात P और Q दोनों में एक कॉमन गुणनखंड है 2, जबकि हमने माना था कि कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी ये जो हमें गलत आया है, जो कि हमने गलत माना, इसीलिए लिखते हैं इस प्रकार √2 को परिमेय संख्या मानना मेरा गलत है। अतः √2 जो है अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।